जहां पर किसी प्रॉब्लम में दो वेलोसिटीज हैं, थिंक अबाउट द रिलेटिव। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि कार वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव नहीं दिया गया। अगर किसी वेलोसिटी का, अगर किसी मोशन पैरामीटर का रिलेटिव नहीं दिया गया है तो वो ग्राउंड होता है। जैसे कि इस कार की वेलोसिटी जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, किसके रिस्पेक्ट में है? तो समझ लेना चाहिए ग्राउंड के। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो हमारी वेलोसिटीज होती हैं, जो एक्सेलरेशंस होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। ठीक, तो अगली जो प्रॉब्लम है हम उसमें जाने वाले हैं और उसका नाम है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम में आप जैसा देख रहे हो नदी होगी और नाव होगी। अब हम मान लो आपको रिवर बोट प्रॉब्लम करा रहे हैं और एग्जाम में आ गया रिवर स्विमर प्रॉब्लम, तो एक ही तो है ना यार। जैसे नदी में नाव चलती है वैसे ही नदी में तैराक जो है तैरेगा। तो चाहे रिवर स्विमर प्रॉब्लम हो और चाहे रिवर बोट प्रॉब्लम हो, दोनों एक ही हैं। जहाँ पर बोट है वहाँ पे कौन आ जाएगा? स्विमर। तो यहाँ पर एक नदी बना लेते हैं जो कि फ्लो कर रही है, फ्लो ऑफ रिवर। और ये रही नदी की चौड़ाई W। W यहां पर है विड्थ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई है। और ये नदी के बहाव की डायरेक्शन है। तो फ्लो ऑफ रिवर है VR। तो यहां पर VR क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखो तुमने कहा सर आपने रिलेटिव नहीं बताया, तो रिलेटिव क्या है? ग्राउंड। जब किसी का रिलेटिव ग्राउंड होता है तो उसको बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर किसी का रिलेटिव ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नदी का जो बहाव है वो VR है, रिवर वेलोसिटी है। ये एक किनारा है जिसका नाम चलो लिख देते हैं M। इसके अपोजिट ये दूसरा किनारा है, ये N है। तो जब भी कोई भी XYZ नदी को पार करना चाहता है तो कहाँ से कहाँ जाना चाहता है? M से N जाना चाहता है। ये यहाँ पर एक बोट है जो कि नदी को पार करना चाहती है। ये बोट है जो नदी को पार करना चाहती है। तो अब हमारे पास में हो गया VB। VB माने क्या है? बोट वेलोसिटी। मैंने कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब क्या है? बोट वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये है कि जो नाव है वो चलेगी किसमें? नदी में चलेगी। यानी नाव का हालचाल किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? नदी के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में। तुमने जो बात बोली है उसी को मैं करने वाला हूँ। नाव का वेलोसिटी रिलेटिव टू नदी, यानी कि VBR। VBR को क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट या बोट वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर। ठीक है, नाव तो नदी में ही चलेगी, ये बात पक्का है। लेकिन हम जो कुछ भी कहेंगे, हम जो कुछ भी देखेंगे, वो कहां से देखेंगे? जमीन से। भैया हम ऑब्जर्वर हैं, हम यहां पर खड़े हैं और हम ये सारा का सारा सीन जो है आपको बताएंगे कि नाव ने नदी को पार किया तो पार करने के बाद कहां पहुंची, नाव ने नदी को पार किया तो कितना समय लगा, नाव ने नदी को पार किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया। वो सब चीज़ें हम यहाँ पर ग्राउंड से बैठ करके बताएंगे।
तो अब VBR निकाला जाए, जरा सा VBR कैसे निकलेगा? VB माइनस VR, सही है। हमें क्या चाहिए? हमको तो VB चाहिए, क्योंकि हम कहां बैठे हैं? ग्राउंड पर, और हम जमीन पर बैठ करके बोट का हालचाल लेने वाले हैं। तो मुझे क्या चाहिए? बोट की वेलोसिटी चाहिए रिलेटिव टू ग्राउंड। ये क्या है? बोट की वेलोसिटी नथिंग से रिलेटिव टू ग्राउंड। ये क्या है? रिवर रिलेटिव टू ग्राउंड। तो हमको तो बोट की वेलोसिटी चाहिए, तो हमने निकाला VB। VB बराबर आ गया VBR और प्लस VR। ठीक है। अब जरा सा मैं एक डायग्राम बनाता हूं जहां पे तुमको VBR दिखाता हूं। ठीक है, इतना काम करो, कहीं कुछ मिसिंग ना हो। रिपीट करूं सारी बात, फिर से आप देख लो कि रियलिटी ये है कि नाव तो नदी पर चलेगी, तो नाव तो कहेगी, बोट ये कहेगी हम तो सब कुछ रिलेटिव टू रिवर है, और रिवर तो चलनी है। लेकिन हम जो कुछ भी ऑब्जर्व करेंगे वो कहां से करेंगे? ग्राउंड से। तो यहां पर मुझे बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड चाहिए। ये रिजल्ट आ चुका है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं अब। बोट तो ये चाहती थी कि वो ऐसे जाए, नाव तो ऐसे जाना चाहती है VB, नदी ऐसे बह रही है VR, और ये क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर। रिलेटिव में कौन गया? रिवर। तो जब रिलेटिव में रिवर गया तो अब आप देखिए, बोट चाहती तो ये है कि वो ऐसे जाए, लेकिन जैसे ही ये बोट इस नदी में आएगी, नदी का बहाव ऐसा है VR, ठीक है, नदी का बहाव कैसा है? ये है। अब अगर बोट यहां से यहां जाना, देखो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि बोट को दो दो वेलोसिटीज मिल जाएंगी, एक तो अपनी खुद की है, दूसरी क्या? रिवर की है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट होगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी कि रिवर के फ्लो की वजह से ये बोट जो है ऐसे चलना शुरू कर देगी। तो यानी वो यहां से यहां तो पहुंच नहीं पाएगी, और जब वो यहां से यहां पहुंच नहीं पाएगी तो उसे क्या करना पड़ेगा कि वो सीधे M से N तक पहुंचे। सिचुएशन को आप समझ लें, आप जरा सिचुएशन को समझें भाई। ये वो उस पर आएंगे कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि अभी तो वो ये नहीं पहुंचेगी। सपोज कर लेते हैं कि वो यहां से यहां पहुंच गई, इस जगह का नाम है J। जाना था उसको M से N, जाना उसको कहां से था? M से N, और पहुंच कहां गई? M से J। तो अपनी जिस जगह पे पहुंचना था उस जगह से थोड़ा इधर पहुंच जाना, ये कहलाती है ड्रिफ्टिंग। ये क्या कहलाएगी? ड्रिफ्टिंग। और इस ड्रिफ्टिंग को हम कैपिटल D से लिखेंगे। यानी आपने ये जाना, नदी के बहाव की वजह से, फ्लो ऑफ रिवर की वजह से उसमें क्या आएगा? ड्रिफ्टिंग आएगा। अब जब ये ड्रिफ्टिंग आएगा तो हमें बात करनी होगी कितनी ड्रिफ्टिंग आएगी, और हमारा इरादा क्या रहेगा? ड्रिफ्टिंग ना हो, यानी हम ड्रिफ्टिंग को क्या करना चाहेंगे? जीरो करना चाहेंगे। कभी कभी हम ड्रिफ्टिंग को जीरो कर भी सकते हैं और कभी कभी ड्रिफ्टिंग को जीरो नहीं कर सकते हैं।
उन कंडीशंस पर बात करेंगे कब ड्रिफ्टिंग जीरो हो जाएगी। अगर ड्रिफ्टिंग जीरो हो जाएगी तो हम फिर m से n पहुंच जाएंगे। अगर ड्रिफ्टिंग जीरो नहीं हो पाएगी हम कभी भी m से n तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम ड्रिफ्टिंग जीरो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कम से कम तो कर ही सकते हैं ना। और इन सारे केसेस में जो समय है उसकी बात करेंगे, यानी अभी जो एक्चुअल पिक्चर है कोई भी हम एफर्ट्स ना करें, चुपचाप जो हो रहा है वो होने दें, तो उस हिसाब से हमारी जो बोट है वो M से कहाँ पहुँचने वाली, J से। ये वाला डायग्राम बना लो, ड्रिफ्टिंग के साथ वाला। बाकी सब कुछ तो लिखा ही हुआ है, केवल डायग्राम बनाना है आपको। मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट है ये यहां से थीटा एंगल बनाती है। फ्लो ऑफ रिवर से कितना एंगल, थीटा एंगल। थीटा दिखाओ। अब जब आपने ये थीटा दिखा दिया, ध्यान देना, फिर ये m है, ये VR है, रिवर का फ्लो, ये n है, ये VB है, और ये हो गया VBR। भाई ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम क्या है, बोट का हालचाल रिवर की वजह से, रिलेटिव टू रिवर ही तो है, ठीक है। अब जो मैंने थीटा दिखाया है उसको मैं दिखाता हूं। ये थीटा हो गया। तो ध्यान से, जहां पे मुझे गलती तुम्हें लगेगी हो रही है तो बताना। इस लाइन को दोबारा लिखा, VB इज इक्वल टू VBR प्लस VR। तो मैं लिख सकता हूं, भाई जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देखें। अगर कोई वेक्टर A है और वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होती है A cos थीटा, और y एक्सिस वाले कंपोनेंट की वैल्यू होती है A sin थीटा। तो लिखा जा सकता है कि वेक्टर A बराबर A cos थीटा आई कैप और प्लस A sin थीटा J कैप, ऐसे लिखा जा सकता है। वही मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। VBR वेक्टर को लिख सकता हूँ VBR cos थीटा आई कैप प्लस VBR sin थीटा J कैप। सही है, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी वेक्टर ने, फिर एक बार देखो, अगर कोई वेक्टर है आपका P, उसने हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, P cos अल्फा, और ये y एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, P sin अल्फा। तो वेक्टर P बराबर होगा P cos अल्फा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आई कैप, और जो y एक्सिस का कंपोनेंट उस पर क्या लगा देते हैं, J कैप। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैंने इसको लिखा, ठीक है। अब रिवर वेलोसिटी देखो, रिवर वेलोसिटी किस तरफ है, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यार जो रिवर वेलोसिटी है उसकी कुछ वैल्यू होगी, मान लेते हैं वैल्यू VR है, साथ में क्या लगा दिया, आई कैप। इसको क्या पढ़ेंगे, रिवर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म। VR ऊपर वेक्टर लगा है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रिवर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म। इसको क्या पढ़ेंगे अकेले VR को, रिवर वेलोसिटी की वैल्यू। और अगर डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो आपको पता है कि वैल्यू में आई कैप लगा दे तो क्या बन जाता है, वेक्टर। तो ये चीज यहां पर रखी जा रही है। तो ये आएगा VB और VBR हो जाएगा cos थीटा आई कैप VB इज इक्वल टू VBR cos थीटा आई कैप
प्लस वी बी आर साइन थीटा जे कैप प्लस वी आर आई कैप। जल्दी पूछो यहां पर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो। आदित्य, वेक्टर की ये छोटी सी बात, उसके बाद आगे का हालचाल। आई वाले एक साथ कर लो। वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर आई कैप प्लस वी बी आर साइन थीटा जे कैप। ये आ गया। फिर एक बार रिपीट कर दूं, हालचाल कौन ले रहा है? जमीन पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर। तो जमीन पर बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए ये वी बी आ गया ना, तो मैं यहां लिख देता हूं तुम्हारे समझने के लिए कि ये वी बी बोट वेलोसिटी है, बोट वेलोसिटी है जो ग्राउंड ऑब्जर्वर ने निकाली है। अब ग्राउंड में बैठे हुए ऑब्जर्वर ने बोट की वेलोसिटी पता कर ली है। अब ग्राउंड में बैठा हुआ ऑब्जर्वर डिस्टेंस पता कर ले तो समय निकल आएगा। ग्राउंड में बैठा हुआ ऑब्जर्वर डिस्प्लेसमेंट का पता कर ले तो समय निकल जाएगा। तो क्योंकि वेलोसिटी अब आ चुकी है, इसके आगे जो है सब ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर से पूछेंगे। एक चीज आप यहां पर देखिए, ग्राउंड में बैठे हुए ऑब्जर्वर ने जो ये वेलोसिटी निकाली है, उस वेलोसिटी में आई कैप के साथ भी कुछ लिखा है और जे कैप के साथ भी कुछ लिखा है। तो आई कैप के साथ जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। और जो जे कैप के साथ लिखा जाता है उसको कहते हैं कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस। यानी कि बोट की वेलोसिटी के पास दो दो कंपोनेंट हैं। ग्राउंड में बैठे हुए ऑब्जर्वर कहेगा, ऑब्जर्वर कह रहा है कि जो मैंने बोट की वेलोसिटी निकाली है उसमें कुछ वैल्यू आई कैप के साथ है और कुछ वैल्यू जे कैप के साथ है। इसका मतलब ये हो गया कि बोट के पास दो दो वेलोसिटीज हैं। एक वेलोसिटी है अलोंग द एक्स एक्सिस और एक वेलोसिटी है अलोंग द वाई एक्सिस। आप जरा सा प्रोजेक्टाइल में पहुंचिए। जब दो दो वेलोसिटीज होती थी तो डिस्प्लेसमेंट होता था अलोंग द एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट होता था अलोंग द वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि बोट के पास दो दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और एक अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये जो ड्रिफ्टिंग आई थी, ये ड्रिफ्टिंग वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? अलोंग द एक्स एक्सिस। और जो ये रिवर को पार करने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? नोट करिए। ये ग्राउंड वाला जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, उसने उस नदी पार करती हुई बोट को देखा और ये बोट की वेलोसिटी निकल आई। क्योंकि जो ग्राउंड में बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसने जो बोट की वेलोसिटी निकाली है, उस वेलोसिटी वेक्टर में आई कैप भी है, उस वेलोसिटी वेक्टर में जे कैप भी है। इससे पता चलता है कि ग्राउंड पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को ये पता चल चुका है कि बोट के पास में एक वेलोसिटी है अलोंग द आई कैप, आई कैप का मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक वेलोसिटी है अलोंग द जे कैप, जे कैप मतलब अलोंग द वाई एक्सिस। एक डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। यहां से बोट ने चलना शुरू कर दिया। रिवर जो थी वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, वी रिवर, जो कि वी आर आई कैप है। और बोट का जो इरादा था जाने का वो इस तरफ था। लेकिन बहाव की वजह से, फ्लो ऑफ रिवर की वजह से उसको ये वाली वेलोसिटी मिल गई। और इस वाली वेलोसिटी को हमने क्या बोला था? वी बी आर। वी बी आर का मतलब हो गया था बोट का वेलोसिटी रिलेटिव टू रिवर।
और इस वी बी आर को तुम बोल सकते हो रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। और हमको मिला है वी बी की वैल्यू, जरा बताइएगा, वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर आई कैप और प्लस का वी बी साइन थीटा और ये जे कैप। इधर ये जो डायग्राम बना हुआ है इस तरफ, ये काम कर जाएगा। ये है आपका वी बी आर, वी बी आर, और थीटा जो है वो एंगल कहां से लिया है उस पर ध्यान देना। तो जो ये वाली वेलोसिटी है, ये इस वाली वेलोसिटी को मैं निकाल रहा हूं बाहर, वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, ये वेलोसिटी क्या दे रही है? ये वेलोसिटी दे रही है ड्रिफ्टिंग, क्योंकि ये वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो इस वाली वेलोसिटी से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा आएगा? अलोंग द एक्स एक्सिस वाला ही आएगा। और अलोंग द एक्स एक्सिस वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? ड्रिफ्टिंग है। तो ड्रिफ्टिंग को हमने कैपिटल डी से लिखा था। मान लेते हैं कि पूरी जर्नी में टाइम टी लगा है, टी यहां पर है टाइम फॉर होल जर्नी। बोट जहां से चली थी, कहां से चली थी? एम से चली थी, स्टार्ट हुआ था बोट का चलना यहां से। बोट ने ख़त्म कहां पर किया जर्नी? यहां पर ख़त्म किया, फिनिश किया। इस पूरे काम में समय लग गया था टी। तो ड्रिफ्टिंग जो आई है डी, वो कितने समय में आई है? टी समय में आई है। तो जरा सा हम इसको निकाल दें, फार्मूला लगाएं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, तो वो ड्रिफ्टिंग के बराबर है। यू माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, वी बी आर कॉस थीटा प्लस का वी आर, और टी माने टाइम। और हमारे इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन हो तो अलग सिचुएशन हो जाएगी, तो लेकिन हम जो केस डिस्कस करके चल रहे हैं वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है। तो लीजिए, प्रॉब्लम में ड्रिफ्टिंग निकालने का ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब फ्यूचर में अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आपको केवल ये ध्यान देना होगा कि थीटा आपने कहाँ से काउंट किया था। थीटा डायरेक्शन है फ्रॉम द बोट वेलोसिटी रिलेटिव टू द रिवर फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर। भाई ये आपका नदी का बहाव है, ये फ्लो है, फ्लो ऑफ रिवर ये है, और ये आपकी बोट वेलोसिटी है रिलेटिव टू रिवर। तो बहाव के साथ में ये थीटा एंगल है। हो सकता है किसी बुक में यहाँ पे थीटा कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखा हो? साइन थीटा। तो उन्होंने हो सकता है कि एंगल यहाँ से लिया हो। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि एंगल कहाँ से लेना है। तो ड्रिफ्टिंग आ गई। इसी टी समय में एक काम और हुआ है, और वो है डिस्प्लेसमेंट एम एन वाला। वही डिस्प्लेसमेंट क्या? एम एन वाला। तो फिर से हमने फार्मूला लगाया कि फार्मूला लगाने से पहले एक स्टेटमेंट लिखा कि जो वी बी साइन थीटा है, यानी कि ये वी बी साइन थीटा ये जे कैप के साथ है, तो वी बी साइन थीटा वेलोसिटी ये क्या करेगी? गिव्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस का मतलब हो गया, अगर आप वाई एक्सिस देखो तो मतलब क्या हो गया? विड्थ ऑफ द रिवर। तो मीन्स डब्लू, डब्लू था आपका विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर। फिर से लगाया फार्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
एस माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, डब्ल्यू है। यू माने वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, वी बी साइन थीटा है। वी बी साइन थीटा है या वी बी आर साइन थीटा है? वी बी आर साइन थीटा है। वी बी आर साइन थीटा। वी बी आर साइन थीटा। तो ये आ गया वी बी आर साइन थीटा, साथ में टी। एक्सेलरेशन हम लेके चल रहे हैं 0, तो यहाँ से टी बराबर आ गया डब्ल्यू अपॉन वी बी आर साइन थीटा। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिनको लेकर के हम रिवर बोट प्रॉब्लम में कूद पड़ते हैं और फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे जितनी कठिन हो। मतलब अगर रिवर बोट प्रॉब्लम में हमें जाना है तो हमको अपने साथ में दो कॉन्सेप्ट लेके चलने हैं। एक ये कैपिटल डी वाला, सारे डायग्राम हम भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, केवल ये फार्मूले याद रखेंगे। कैपिटल डी माने ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग जो होती है वो बहाव के साथ होती है, और फार्मूले में वी बी आर का नाम है बोट वेलोसिटी रिलेटिव टू रिवर। कॉस थीटा में थीटा जो है एंगल ऑफ बोट मोशन फ्रॉम द बहाव, फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर। वी आर यहाँ पे रिवर वेलोसिटी है, और वहाँ पे टी बराबर डब्ल्यू अपॉन वी बी आर साइन थीटा में जो आपका डब्ल्यू है वो विड्थ है, और वी बी आर है बोट वेलोसिटी रिलेटेड टू रिवर, और साइन थीटा का थीटा आपको बता दिया। अब अभी आप देखोगे थोड़ी देर में बड़े से बड़े क्वेश्चन, भयानक से भयानक प्रॉब्लम रिवर बोट की और छोटी से छोटी प्रॉब्लम रिवर बोट की हम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर करेंगे। ठीक है, तो नोट करिए। कैसे नोट करेंगे? एक बार ये डायग्राम बनाना, ये वाला डायग्राम बना लेना एक बार, और फिर जब ये डायग्राम बन जाए तो फिर ये डायग्राम बनाना। उसके बाद यहां से शुरू करना लिखना, और फिर सीक्वेंस फॉलो कर लेना। अब अगर हम क्वेश्चन करने के इरादे से आगे बढ़ें, आपको ब्रेक नहीं लेना है, आप लगातार नोट करते हुए यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ पहुँचने के बाद में ये नोट लिखेंगे कि इन रिवर बोट प्रॉब्लम मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिवर बोट प्रॉब्लम में अगर रिवर स्विमर प्रॉब्लम आती है तो एक ही बात है, जैसे नदी को नाव पार करती है ऐसे ही नदी को स्विमर भी पार करेगा। तो इन रिवर बोट प्रॉब्लम वी हैव फंडा। क्या फंडा है अब हमारे पास, हमें उसके साथ आगे बढ़ना है। कौन कौन से फंडे हमारे पास हैं रिवर बोट प्रॉब्लम में? तो फंडे में पहला है डब्ल्यू। डब्ल्यू ये नदी की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ रिवर है। पहला फंडा तो ये है, नदी की चौड़ाई। फंडे में जो दूसरा फंडा है वो वी आर है, दैट इज रिवर वेलोसिटी। रिवर वेलोसिटी। और फिर अगले फंडे में है वी बी आर, इसको कहते हैं बोट वेलोसिटी रिलेटिव टू रिवर। रिलेटिव टू रिवर, और कभी कभी इसी को एक नाम और भी दिया जाता है, बोट वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। अलर्ट रहिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा जाए
कि बोट वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इतनी है, तो भी मतलब क्या है, बोट वेलोसिटी रिलेटिव टू रिवर। और अगर ये कहा जाए बोट वेलोसिटी रिलेटेड टू रिवर तो बहुत अच्छी बात है। एक हमारे पास में फंडा VBR है और हमारे पास में फंडा है थीटा। व्हाट इज थीटा? तो थीटा है डायरेक्शन ऑफ VBR फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर। जो नदी का बहाव है उसके साथ VBR ने जो डायरेक्शन बनाई है वो ये चीज़ है। और देखो कोई चीज़ रह गई हो तो अगर आप रिवर बोट प्रॉब्लम में एंट्री करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, क्योंकि अब आपका सामना रियलिटी ये है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ही होगा, तो अब अगर आप रिवर बोट प्रॉब्लम में जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आपको अपने साथ में इन सबको लेके चलना पड़ेगा। और इसके आगे जो फंडा है वो ये कि जो ड्रिफ्टिंग आई है कैपिटल D, इसका कुछ और नाम भी है क्या? ड्रिफ्टिंग का, ड्रिफ्टिंग का कोई और भी नाम है? ड्रिफ्टिंग को बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सेस बोलें, चाहे बोलें एक्स एक्सेस या अलोंग फ्लो ऑफ रिवर, बात एक ही है ना भाई। जो तुम्हारा एक्स एक्सेस था वही तो नदी का बहाव भी तो था, वही तो नदी का फ्लो भी था। तो चाहे आप बोलो ड्रिफ्टिंग का नाम है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सेस, और चाहे आप ये बोलो ड्रिफ्टिंग का नाम है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, एक ही बात है। और ये निकल के आया है VBR cos थीटा प्लस VR इंटू T। T पूरी जर्नी का समय है। एक ये फार्मूला मिला और दूसरा फार्मूला मिला है टाइम T इज इक्वल टू W अपॉन VBR साइन थीटा। इतने ये हथियार हैं जो इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में चलाए जाएंगे। अच्छा, अब किसी ने हमसे पूछा इस पूरे के पूरे एपिसोड में डिस्टेंस कितना है। जब ये पूरी कहानी शुरू हुई और शुरू होकर के ख़त्म हुई तो डिस्टेंस कितना है? देखो भाई, ये स्टार्ट था, नाव ने चलना शुरू किया, स्टार्ट वाली जगह का नाम था M, इधर ये था N, पहुंची कहाँ थी नाव K, फिनिश वाली जगह का नाम K लिखा था कि J लिखा था? J। तो नाव यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे थे। ये नाव जो थी आपकी बोट यहाँ से यहाँ पहुँची थी, तो एक डिस्प्लेसमेंट ये वाला था और एक डिस्प्लेसमेंट ये वाला था W। तो डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ। तो रास्ते की टोटल लंबाई कितनी हो गई? W स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस S बराबर आ जाएगा अंडर रूट W स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये टोटल डिस्टेंस पूछता है तो W स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और बाकी चीज़ों में ड्रिफ्टिंग पूछता है तो ड्रिफ्टिंग इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। नोट कर लीजिए। बातें नहीं बिल्कुल भी, फोकस करिए क्वेश्चंस पर, बहुत काम है अभी। तो अब हम रिवर बोट की वो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जहां पर वो हमसे कहते हैं शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, मिनिमम टाइम चाहिए, पूरा का पूरा जर्नी कवर हो जाए, लेकिन हमको समय क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट, कम से कम। तो जरा इस हेडिंग पर ध्यान दें। रिवर बोट की प्रॉब्लम में हमने ये देखा, रिवर बोट प्रॉब्लम में हमने क्वेश्चन में देखा कि ये बात कहीं लिखी थी, शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम का यहाँ मतलब है मिनिमम टाइम, यानी क्वेश्चन देने वाला इसके पीछे पड़ा हुआ है
कि रिवर बोट प्रॉब्लम में वहाँ पर बात करिए, उन सारी चीज़ों पर बहस करिए जब टाइम शॉर्टेस्ट रहा हो, कम से कम समय लगा हो पूरी जर्नी में। तो समय कम से कम चाहिए। और हमारे पास में कितने फंडे हैं? ये 3 फंडे हैं। और हमसे क्या कहा जा रहा है? शॉर्टेस्ट टाइम। तो समय वाला फंडा जरा उठाइए वहाँ से। तो डिस्कशन चालू हो गया है। कॉन्सेप्ट देखिए शॉर्टेस्ट टाइम का। समय बराबर है, पूरी जर्नी का जो समय है वो है W/VBR साइन थीटा। ये है इस पूरी जर्नी में जो समय लगा है वो समय बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब तुम इस समय को मिनिमम बनाना चाहते हो। समय क्या होना चाहिए? मिनिमम, फॉर t मिनिमम। तो अगर आपको समय मिनिमम बनाना है तो W माने नदी की चौड़ाई, वो तो बदल नहीं सकती। नदी की चौड़ाई बदल जाएगी ना? वो तो बदलेगी नहीं। और तुमने अपने पूरे डिस्कशन में, चाहे बोट की वेलोसिटी हो चाहे रिवर की वेलोसिटी हो, तुमने सबको क्या माना है? यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन तो तुमने लिया ही नहीं है, तो यानी कि वेलोसिटीज भी आप नहीं बदल सकते। तो VBR की वैल्यूज जो हैं वो आप बदल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो थीटा है वो बदला जा सकता है। जो नाव चलाने वाला कैंडिडेट है वो थीटा को तो चेंज कर ही सकता है ना। जो तैरने वाला कैंडिडेट है वो थीटा बदल सकता है ना। तो चलिए थीटा को ही बदल के देखा जाए। अगर टाइम को मिनिमम करना है तो साइन थीटा को क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, क्योंकि इनवर्स का प्रोपोर्शनल है। देख सकते हो ये साइन थीटा लिखा हुआ है, ये टी लिखा हुआ है। तो अगर टी मिनिमम होगा तो इनको तो हम बदल ही नहीं सकते। तो साइन थीटा क्या हो जाए? मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम का मतलब हो गया, साइन थीटा मैक्सिमम का मतलब हो गया कि साइन थीटा बराबर 1। तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन 90 डिग्री। यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। आंसर आ गया कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो आपको पूरी जर्नी में समय क्या लगेगा? कम से कम। और जरा थीटा को देखो, क्या था? थीटा था डायरेक्शन ऑफ VBR फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर। तो यहाँ पे जरा थीटा को दोबारा पिक्चराइज करता हूं मैं कि हमारा थीटा एक्चुअली था क्या। तो ये था नदी का बहाव, नदी का बहाव यानी V रिवर, और ये था हमारा VBR, और ये था थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो नज़ारा कैसा होगा? तो नज़ारा कैसा होगा? नज़ारा ऐसा होगा। यानी इस सिचुएशन में जो जर्नी का समय है वो सबसे कम लगेगा। अब जब ये समय कम लगेगा तो इस समय पर ड्रिफ्टिंग क्या होगी? भाई इस समय पर ड्रिफ्टिंग क्या होगी? क्या होगी? ड्रिफ्टिंग कैसे जीरो होगी? आप बताओ, हाउ यू श्योर कि ड्रिफ्टिंग जीरो होगी? अगर तुमने ड्रिफ्टिंग जीरो कर दी तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ड्रिफ्टिंग जीरो होना शॉर्टेस्ट पाथ। अभी तो तुमने केवल किस पर ध्यान दिया है? शॉर्टेस्ट टाइम, ना कि शॉर्टेस्ट पाथ। बात समझ रहे हो ना? ड्रिफ्टिंग जब तुम जीरो करोगे तो ये सिचुएशन कौन सी होगी? शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए पूरी ताकत झोंक दोगे, ड्रिफ्टिंग को क्या लाओगे? जीरो। अभी तुम किस पर ध्यान दे रहे हो? शॉर्टेस्ट टाइम। तो टाइम शॉर्टेस्ट की कंडीशन ये आई है आदित्य बाबू, टाइम शॉर्टेस्ट की कंडीशन ये आई है, ये ड्रिफ्टिंग शॉर्टेस्ट की कंडीशन नहीं आई है। अब अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि इस शॉर्टेस्ट टाइम में, इस मिनिमम टाइम में ड्रिफ्टिंग क्या आएगी? आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये टाइम आपका शॉर्टेस्ट होगा तो इस टाइम में जर्नी पूरी हो जाएगी, इस टाइम में कुछ ना कुछ ड्रिफ्टिंग मिलेगी। तो वो ड्रिफ्टिंग कितनी होगी जरा उस पर बात करते हैं। तो ध्यान देना भाई, इसको दोबारा लिखते हैं। तो यहां से आ गया T मिनिमम इज इक्वल टू W/VBR। तो अगर ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दिखती है जहां पर शॉर्टेस्ट टाइम मांगा जाता है, जहां पर मिनिमम टाइम मांगा जाता है, तो याद रखो मिनिमम टाइम एक अलग केस है और शॉर्टेस्ट पाथ एक अलग केस है। तो मिनिमम टाइम का फार्मूला ये आ गया।
अब इस फार्मूले को जरा सा हम ड्रिफ्टिंग में निकाल दें। ड्रिफ्टिंग कितनी आएगी, तो D बराबर हो गया VBR cos 90, थीटा की 90 वैल्यू आई है ना, और VR, और साथ में क्या है T मिनिमम हो गया है। तो इस केस में जो ड्रिफ्टिंग आएगी ये तो खत्म हो गया, VR और T मिनिमम की वैल्यू है W अपॉन VBR, तो ये आ गई ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग की वैल्यू आई है WVR अपॉन VBR। क्लियर ये पॉइंट? कहाँ पे कंफ्यूजन नहीं अपने आप को होने देना है, कहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने देना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शॉर्टेस्ट पाथ, तो ड्रिफ्टिंग को मिनिमाइज करना पड़ेगा, और शॉर्टेस्ट टाइम, तो थीटा क्या निकल के आया 90 डिग्री। नोट करिए इसको। अब आपकी डिमांड ये आ रही कि ये जो केस है इस केस का डायग्राम कैसा होगा। चलिए देखते हैं डायग्राम कैसा होगा। जो ओरिजिनल पिक्चर थी उस पर आते हैं पहले, ठीक है। तो ओरिजिनल पिक्चर ये थी, ये था VR, R फॉर रिवर, और ये था VB, और ये था VBR। याद है ना ये पिक्चर? ठीक, ये थीटा था। वेक्टर में आपने सीखा है कि अगर एक वेक्टर ये B है और एक वेक्टर ये A है, तो इन दोनों का ये क्या होता था, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट A वाले से कितना एंगल बनाता था, अल्फा। तो क्या रिजल्टेंट कभी यहां से 90 नहीं बनाता था? बनाता था ना। ऐसे ही VBR को VR से क्या बनाना है, 90। तो जब ये सिचुएशन बनेगी कि VBR को 90 बनाना है, तो देखो ये मैंने VBR बना दिया, ये VBR बना दिया, और ये VR बना दिया। और याद रखो कि VBR, VR और VB का क्या है, रिजल्टेंट। तो VB कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ये आ गया VB, ये क्या हो गया, बन गया। तो यानी जब ये सिचुएशन होगी तो आपकी इस पूरी जर्नी में समय क्या लगेगा, मिनिमम। इसका मतलब ये है कि उस समय जो बोट है वो इस डायरेक्शन से किसी एंगल पर चल रही होगी। मान लो वो एंगल तुम्हें निकालना है कि भाई इस सिचुएशन को थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लाने के लिए VB माने बोट की वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी क्या कर रही होगी। चलो मान लेते हैं कि बोट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फाई एंगल बना रही होगी, मान लेते हैं ऐसा। तो अगर आपको ये फाई निकालना है तो निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो कैसे, tan फाई। तो ये सिचुएशन है कि ये बोट जो है VBR यहाँ होते हुए चला जा रहा है, और ये आपकी बोट की वेलोसिटी ये है। अब अगर आपको tan फाई निकालना है तो सामने वाली ये डायमेंशन और अपॉन में क्या, ये डायमेंशन निकल आएगी ना। क्लियर ये बात? तो आप अगर ये सोचते हैं कि जिस समय ये मिनिमम टाइम की कंडीशन आएगी उस समय का थीटा 90 होगा, तो उस समय का थीटा जब 90 होगा तो जो बोट की वेलोसिटी है और जो रिवर की वेलोसिटी है ये आपस में कैसा एंगल बना रहे होंगे, ऑब्ट्यूज। कैसा एंगल बनाएंगे, ऑब्ट्यूज। क्लियर ये बात? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में चेंज करते हैं, हटा दें इसको। और अगर हमें बहुत ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं देना है तो बस इस पर ध्यान देना कि शॉर्टेस्ट टाइम की अगर बात हो रहा है, कंडीशन अगर कह रही है शॉर्टेस्ट टाइम, तो थीटा को क्या करना है, 90 करना है। और थीटा 90 पर ड्रिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है, थीटा 90 पर मिनिमम टाइम का कॉन्सेप्ट है W अपॉन VBR।
क्लियर? अब चलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आया शॉर्टेस्ट पाथ। तो अभी अभी हमने देखा था कि शॉर्टेस्ट पाथ में जो पाथ था वो था √d² प्लस w²। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ में s माने क्या था? टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ को आप क्या करना है? शॉर्टेस्ट करना है। तो अगर हमें s को मिनिमम करना है, ध्यान देना, फॉर s मिनिमम, तो w तो कुछ करने वाला नहीं। w क्या? रिवर की चौड़ाई, वो तो कुछ हो नहीं सकते। हमें ड्रिफ्टिंग को क्या कराना पड़ेगा? मिनिमम। तो फॉर s मिनिमम जो ड्रिफ्टिंग है, ड्रिफ्टिंग d शुड बी मिनिमम, ड्रिफ्टिंग शुड बी मिनिमम। और ड्रिफ्टिंग का मिनिमम होना कैपिटल D इज इक्वल टू D मिनिमम, और ड्रिफ्टिंग क्या हो जानी चाहिए? 0। अगर ड्रिफ्टिंग 0 हो जाए तो देखते हैं क्या होता है। ड्रिफ्टिंग का फार्मूला ये है। ड्रिफ्टिंग का फार्मूला क्या है? ये रहा, उधर देखो। तो ड्रिफ्टिंग बराबर है VBR cos थीटा प्लस VR और साथ में T फॉर टाइम। अब तुमने ड्रिफ्टिंग को 0 कर दिया, तो यहां से आ गया VBR cos थीटा और ये VR और साथ में ये T। अब T को 0 में एंगेज कर दो, देखो क्या आएगा। ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू VBR cos थीटा प्लस VR। ये आ जाएगा माइनस का VR इज इक्वल टू VBR cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस में VR अपॉन VBR। अब VR की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है और VBR की वैल्यू भी कुछ ना कुछ है, और इसलिए cos थीटा की वैल्यू जो ये वाली आएगी, इस cos थीटा की वैल्यू के लिए जो ड्रिफ्टिंग होगी वो क्या हो जाएगी? 0। अब ध्यान से आप देखो एक बार फिर से, समझने वाली बात है कि यहां पर जो cos थीटा है वो नेगेटिव है। cos थीटा इज नेगेटिव, और इसका मतलब ये हो गया, मतलब थीटा विल बी ऑब्ट्यूज। इसका मतलब है जो थीटा नाम का एंगल है वो कैसा होगा? ऑब्ट्यूज होगा। फिर से पुराने डायग्राम में चलें। जो पुराना डायग्राम था वो ये था, ये VR था और ये VBR था और ये थीटा था। लेकिन ड्रिफ्टिंग को मिनिमम करने के लिए थीटा क्या हो रहा है? ऑब्ट्यूज। ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये VR होगा और ये VBR होगा। ठीक है, तभी तो ये थीटा ऑब्ट्यूज हो पाएगा। अब ध्यान देना, ये थीटा ऑब्ट्यूज है, ये थीटा ऑब्ट्यूज है। तो ये जो थीटा तुम निकाल रहे हो वो कहां से निकाल रहे हो? फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर। ये जो थीटा तुम निकाल रहे हो कहां से निकाल रहे हो? फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर या फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक ही बात है। अच्छा, किसी ने क्या किया, इस वाले एंगल को अल्फा कह दिया, ये वाला एंगल क्या? अल्फा। तो यहां पे अल्फा को तुम क्या पढ़ोगे? अल्फा इज डायरेक्शन ऑफ VBR फ्रॉम द वर्टिकल। थीटा को क्या पढ़ोगे? थीटा इज डायरेक्शन या थीटा इज एंगल, आप डायरेक्शन भी कह सकते हो। थीटा इज एंगल, थीटा इज डायरेक्शन ऑफ VBR फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर
इस बात को सपोर्ट करते हो ना कि जो थीटा है वो रिवर के साथ बनने वाला वीबीआर का एंगल है। तो अल्फा को क्या कहोगे भैया? अल्फा इज एंगल, एंगल कह लो या डायरेक्शन कह लो, चल जाएगा, डायरेक्शन भी। तो अल्फा इज एंगल डायरेक्शन ऑफ वीबीआर। ये देखो वीबीआर, और ये क्या है? ये क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। ये जो फ्लो है, फ्लो के साथ ये कौन सा डायरेक्शन है? परपेंडिकुलर। तो अल्फा इज एंगल ब्रैकेट में डायरेक्शन ऑफ वीबीआर फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। क्लियर है ना? अब सोचो कि क्लास के कुछ बच्चे थीटा को पसंद करते हैं और कुछ बच्चे किसको पसंद करते हैं? अल्फा को। तो जो लोग थीटा को पसंद करते हैं वो थीटा यहां से निकालेंगे, और जो लोग अल्फा को पसंद करते हैं, देखो अल्फा कैसे निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू 90 प्लस अल्फा होगी कि नहीं होगी? बोलो। तो ये जरा थीटा की जगह पे यहां लिख दो 90 प्लस अल्फा। तो कॉस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का वी आर अपॉन वी बी आर। और कॉस 90 प्लस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा या माइनस साइन अल्फा? साइन अल्फा या माइनस साइन अल्फा? लटक गए। साइन अल्फा या माइनस साइन अल्फा? तो डिसाइड हो गया कॉस 90 प्लस अल्फा साइन अल्फा या माइनस साइन अल्फा। क्यों भाई? अभी भी क्लियर नहीं? माइनस है तो ये आ गया माइनस का वी आर अपॉन वी बी आर। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। तो जो जिनको साइन अल्फा पसंद होगा वो साइन अल्फा यहां से निकालेंगे, जिनको थीटा पसंद होगा वो थीटा यहां से निकालेंगे। और ये वो कंडीशन है, ये वो सिचुएशन है जब ड्रिफ्टिंग जीरो हो जाएगी। और इस सिचुएशन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, सोचने का तरीका अलग अलग है। अल्फा का नाम क्या है ये लिखा हुआ है, और थीटा का नाम क्या है वो ये लिखा हुआ है। चलो देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में समय कितना लगेगा। कि जब ये पूरा का पूरा एपिसोड होगा तो इस पूरी कहानी में समय कितना लगेगा, समय निकालते हैं। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टाइम। ड्रिफ्टिंग जीरो जब हुआ है तो इस पूरी जर्नी में समय कितना लगा है। तो बताइए टाइम का फार्मूला क्या है? W अपॉन वी बी आर साइन थीटा। ये है कि नहीं? साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, ये रही कॉस थीटा की वैल्यू। तो आगे गए W अपॉन वी बी आर, और साइन थीटा की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। T इज इक्वल टू W वी बी आर अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? वी आर बाई वी बी आर। तो माइनस में वी आर अपॉन वी बी आर होल स्क्वायर। तो ये आ गया T इज इक्वल टू W अपॉन वी बी आर अंडर रूट, ये आया वी स्क्वायर बी आर माइनस का वी स्क्वायर आर अपॉन में वी बी आर। क्लियर है? ये और ये कैंसिल। इस पूरी कहानी में समय कितना लगेगा? W अपॉन वी स्क्वायर बी आर माइनस का वी स्क्वायर आर। ये आ गया समय निकालने का तरीका। तो जिस समय ड्रिफ्टिंग शून्य हो जाती है, जिस समय ड्रिफ्टिंग जीरो हो जाती है, उस पूरी कहानी में समय कितना लगता है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सीधे हमला करना है फार्मूला लेकर के। कैसे? जब ड्रिफ्टिंग जीरो है तभी का तो समय है ये।
भाई हमने जो कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू यहाँ रखी है, ये कॉस थीटा की वैल्यू किसको सपोर्ट करती है? जीरो ड्रिफ्टिंग को। और जीरो ड्रिफ्टिंग के दो मतलब है, जीरो ड्रिफ्टिंग कह लो या मिनिमम पाथ कह लो, क्योंकि पाथ में क्या आता है? डी और डब्ल्यू। अगर डी आपका मिनिमम हो जाएगा तो एस क्या हो जाएगा? मिनिमम, क्योंकि डब्ल्यू तो मिनिमम हो नहीं सकता। तो दोनों ही केसेस की बात कर सकते हो आप। अब एक चीज और देख लो, ये जो काम हुआ है जीरो ड्रिफ्टिंग वाला, जरा इस सिचुएशन को ध्यान देते हैं। ये जो जीरो ड्रिफ्टिंग वाला काम हुआ है, उस जीरो ड्रिफ्टिंग की सिचुएशन में ध्यान दें। फॉर जीरो ड्रिफ्टिंग, जब जीरो ड्रिफ्टिंग आई है तो हमको पता चला है कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का वी आर अपॉन वी बी आर, ये हमको पता चला है। और हमको पता चला है साइन अल्फा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। ठीक है, जैसे आप क्या चेक कर रहे हैं, आप क्या निकाल रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। ये बहाव है नदी का, फ्लो ऑफ रिवर है, वी आर, और ये रहा वी बी आर। अगर आप थीटा को पसंद करते हैं तो आपका थीटा ये है, बहाव के साथ वी बी आर की डायरेक्शन। अगर आप अल्फा को पसंद करते हैं तो आपका अल्फा ये है। जब ये थीटा की वैल्यू मेंटेन होती है, या ऐसा बोलो कि जब अल्फा की वैल्यू ये मेंटेन होती है, तो दोनों ही केसेस में ड्रिफ्टिंग क्या है? जीरो। तो जब जीरो ड्रिफ्टिंग आई है तो ऊपर कॉस थीटा और साइन अल्फा लिखे गए। आप चाहे इसको ले लो या इसको ले लो, मॉड वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, यानी मॉड ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू आ गया वी आर अपॉन वी बी आर, ये आ गया, मॉड वैल्यू लेके चल रहे हैं। अब साइन अल्फा के बारे में क्या फेमस है कि साइन की वैल्यू, मॉड वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या फिर 1 से छोटी होगी। पक्का है ना? ये बात आप जानते हो कि साइन की टेबल में साइन की जो वैल्यू है या तो 1 के बराबर होगी या फिर 1 से छोटी होगी। तो मैं इस बात को फिर से लिखता हूं, इस बात को ऐसे लिखता हूं, मॉड ऑफ वी आर अपॉन में मॉड ऑफ वी बी आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन अल्फा। अब यहां पे मॉड ऑफ साइन अल्फा लेस देन आर इज इक्वल टू 1, क्लियर है ना? तो यहां पर इसलिए अगर लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड लेस देन आर इज इक्वल टू 1 है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है मॉड ऑफ वी आर और नीचे है मॉड ऑफ वी बी आर, वो भी क्या हो गया? लेस देन आर इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया मॉड ऑफ वी आर लेस देन आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी आर। क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला, अगर रिवर वेलोसिटी की वैल्यू, वी आर क्या है? रिवर वेलोसिटी की वैल्यू, और वी बी आर क्या है? बोट वेलोसिटी रिलेटेड टू रिवर। अगर रिवर वेलोसिटी की वैल्यू इससे कम है तो ड्रिफ्टिंग जीरो होगी, या रिवर वेलोसिटी की वैल्यू इसके बराबर है तो भी जीरो ड्रिफ्टिंग होगी। इसलिए ध्यान देना, क्वेश्चन पे गौर करना। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा बना जहां पर ये कहा गया, गौर करना, कहा गया कि रिवर वाली वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो वी बी आर है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। इस वाले केस में ड्रिफ्टिंग कभी जीरो होएगी नहीं। आप देखो ना, मैंने प्रूफ करके दिखाया है। ये जीरो ड्रिफ्टिंग का केस चल रहा था ना, और जीरो ड्रिफ्टिंग के केस में ये शर्त आई है कि नहीं आई है? तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जीरो ड्रिफ्टिंग तभी हो सकता है जब रिवर वेलोसिटी की वैल्यू वी बी आर के या तो बराबर हो या उससे कम हो। अगर ऐसा हो गया, अगर वी आर
ग्रेटर देन है VBR, तो जीरो ड्रिफ्टिंग कभी भी नहीं होगी। अभी हम इसके वाले केस पर चलेंगे, आइए नोट करते हुए। देखो ये तो एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको क्लास में डिस्कस करके बता रहा हूँ, लेकिन जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो सीधे इन्हीं का कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। इसलिए मैं बार बार चीज़ों को समराइज कर रहा हूँ। पूरा डिटेल डिस्कशन होता है और फिर डिस्कशन के बाद मैं बार बार समराइज कर रहा हूँ। एक बार और लास्ट बार इस पूरे की पूरी प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से आप देखिए। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में अब ये वाला नोट केवल तुम्हारी न्यूमेरिकल करने में मदद करेगा। कुछ भी नहीं कहा जाए तो पहला केस है कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा गया। तो मैंने आपसे पूछा कि कुछ नहीं कहा गया, तो आखिर तुम सुनना क्या चाहते थे जो तुम ये कह रहे हो कि कुछ नहीं कहा गया। मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि प्रॉब्लम में ना तो मिनिमम टाइम मिनिमम टाइम वाली बात कही गई और ना ही शॉर्टेस्ट पाथ वाली बात कही गई। तो कुछ नहीं कहा गया मतलब मिनिमम टाइम जो होता है, मिनिमम टाइम वाला जो केस है, मिनिमम टाइम वाला केस एक तो वो होता है, कॉमा शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि जीरो ड्रिफ्टिंग वाला केस, जीरो ड्रिफ्टिंग वाला केस नहीं बताया गया। मैं एक एक बात लिख रहा हूं और आप इन पर ध्यान दें। हमने रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम पढ़ी तो 99% हमको जो प्रॉब्लम मिलेंगी उन प्रॉब्लम्स में हमसे कहा जाएगा शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, तो तुरंत हमारा जो दिमाग है उसकी बत्ती जल जाएगी। शॉर्टेस्ट टाइम का केस याद करेंगे, शॉर्टेस्ट टाइम के फंडे क्या क्या होते हैं वो फॉलो करेंगे। फिर कभी कभी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि नहीं मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो तुरंत दिमाग की बत्ती जलाएंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ का केस फॉलो करेंगे। बट कुछ भी नहीं कहा गया। तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं कहा गया मतलब मिनिमम टाइम वाला केस ये नहीं बताया गया, शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस ये नहीं बताया गया। तो क्या करें? तो टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए वी हैव, तो हमारे पास में तीन हथियार हैं। पहला है समय बराबर W/VBR साइन थीटा। दूसरा हथियार है ड्रिफ्टिंग बराबर VBR कॉस थीटा प्लस का VR साथ में टाइम। और तीसरा है टोटल पाथ, टोटल पाथ S बराबर √D² प्लस W²। ये तीन हथियार हैं, ये हम चलाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मिनिमम टाइम कहा गया, केस नंबर 2, केस नंबर 2 मिनिमम टाइम या शॉर्टेस्ट टाइम, मिनिमम टाइम या फिर शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम कहा गया, तो अब दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी? अगर शॉर्टेस्ट टाइम मिनिमम टाइम कहा गया तो हमारे पास में पहला हथियार होगा T बराबर W/VBR और इसके पहले हथियार कौन सा होगा? थीटा बराबर 90। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि मिनिमम टाइम तो तब था जब थीटा की वैल्यू क्या थी? 90। और थीटा क्या है? हमेशा याद रखो ये रिवर का बहाव है और ये VBR है, तो VBR ने VR के साथ जो एंगल बनाया वो थीटा। तो यानी कि मिनिमम टाइम में थीटा 90 होगा, समय इतना होगा। और ड्रिफ्टिंग क्या होगा भैया? ड्रिफ्टिंग निकाला तो कितना आया था? VR × W/VBR। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर लेना।
ड्रिफ्टिंग ए आया था, ड्रिफ्टिंग ए वाला आया था। और फिर पाथ लेंथ क्या आएगा, तो पाथ लेंथ एस बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये वाला डी रखा जाएगा। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। और तीसरा केस, केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्वेश्चन में क्या कहा गया, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कहा गया। अगर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कहा गया तो हम समझ जाएंगे ड्रिफ्टिंग क्या होगी, 0। तो मतलब ड्रिफ्टिंग कैपिटल डी, तो पहला पॉइंट है कैपिटल डी तुमको कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुमको 0 बनना पड़ेगा। और कैपिटल डी 0 तब हो जाएगा, मतलब ड्रिफ्टिंग 0 यानी कैपिटल डी 0। और ये वैलिड है, इट इज वैलिड, ये तभी वैलिड होगा जब मॉड ऑफ वी आर लेस देन आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या हो, वी बी आर, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। ठीक, तो अब यहां पर जो है कैपिटल डी 0 हो गया। और कैपिटल डी 0 तभी हो पाएगा जब रिवर का वेलोसिटी वी बी आर से या तो बराबर हो या फिर क्या हो, कम हो। दूसरा क्या आया केस, ड्रिफ्टिंग 0 होने पे कॉस थीटा की वैल्यू आई है माइनस का वी आर अपॉन में वी बी आर, और साइन अल्फा की वैल्यू आई है वी आर अपॉन वी बी आर। अब आपको मैं बता चुका हूं बार बार कि यहाँ थीटा क्या अल्फा क्या, ठीक है। तो थीटा अल्फा दिमाग में रखना पड़ेगा, फिर से दिखा देता हूं। ये वी आर है, थीटा का निगेटिव आना है तो ऑब्ट्यूज की तरफ इशारा करता है, तो ये वी बी आर है। तो ये जो पूरा एंगल है दैट इज थीटा, और ये जो एंगल है दैट इज अल्फा। दोनों ही बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। कभी कभी आपसे पूछता है कि बोर्ड का हालचाल वर्टिकल से क्या है, वर्टिकल से डायरेक्शन बताइए, तो अल्फा पूछ रहा है, और रिवर के फ्लो से बताइए तो क्या पूछ रहा है, थीटा। तो एक केस नंबर 3 में कॉस थीटा ये आ गया। और हमको इस केस में टाइम क्या मिला, समय। तो अभी भी मैंने उसको रखा हुआ है, ये देखो W अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर बी आर और माइनस का वी स्क्वायर आर। ठीक है, ये तो हो गया आपका तीसरा केस। चौथा केस क्या जरा उस पर ध्यान दो। चौथा केस बहुत बड़ा है, बहुत भारी भरकम है, हम सीधे उसका रिजल्ट बताएंगे। केस नंबर 4, केस नंबर 4 यही रिपीट करता हूं। केस नंबर 4 ये है कि हमको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ चाहिए। लेकिन बट में जो लिखा जा रहा है उस पर गौर करो, मॉड ऑफ वी आर ग्रेटर देन मॉड ऑफ वी बी आर। बहुत वीआईपी केस है चौथा केस, यानी क्वेश्चन देने वाले ने कहा नदी का बहाव बहुत तेज है, बावजूद इसके हमको ड्रिफ्ट पाथ लेंथ क्या चाहिए, मिनिमम। तो अब ये तो समझ जाओगी, अब तो ड्रिफ्टिंग 0 तो नहीं होगी, लेकिन मिनिमम तो की जा सकती है ना, लड़ करके, बहाव के साथ क्या करके, लड़ करके। बहाव से लड़ना है लेकिन ड्रिफ्टिंग 0 नहीं पहुंच पाएगी, बट मिनिमम तो की जा सकती है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर केस नंबर 4 कह रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ चाहिए, बट वी आर ग्रेटर देन मॉड ऑफ वी बी आर, देन इन दिस केस, तो इस वाले केस में जो ड्रिफ्टिंग आती है, ड्रिफ्टिंग कैपिटल डी मिनिमम नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस वाले केस में जो ड्रिफ्टिंग आती है वो मिनिमम तो की जा सकती है लड़ते हुए, लेकिन उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होती।
अब उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है। और जब हम ये पूरा केस डिस्कस करते हैं कि भाई ड्रिफ्टिंग मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब जरा देखो ध्यान से, फॉर डी मिनिमम, जब डी मिनिमम निकालते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू आती है, ये वाला याद रखना हमेशा, इसको उल्टा कर दो, यहाँ पे ऊपर वी आर है, नीचे क्या है वी बी आर, तो यहाँ पे ऊपर हो जाता है माइनस का वी बी आर और नीचे क्या आ जाएगा वी आर। अब देखिए तुम्हारे सामने की पॉइंट मिल चुका है, तुम्हारे पास खजाने की चाबी आ चुकी है, तुम कॉस थीटा निकाल लोगे, जब कॉस थीटा निकाल लोगे तो साइन थीटा भी आ जाएगा, यहां पर पहुंचो तुम्हारा साइन थीटा आ जाएगा, तो इस सिचुएशन का टाइम आ जाएगा, बोलो इस सिचुएशन का ड्रिफ्टिंग भी आ जाएगा, तुम कॉस थीटा निकाल चुके होगे तो कॉस थीटा को रख दोगे, यानी ये तुम्हारे खजाने की चाबी है। कॉस थीटा तुम्हारे हाथ जब लग जाएगा तो टाइम भी आपको मिल जाएगा, आपको मिनिमम ड्रिफ्टिंग भी मिल जाएगी। अब ये कैसे आया, तो बहुत फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और आपकी क्लास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत लंबा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा और डिफ्रेंसिएशन तगड़ा लगेगा, ठीक है। तो कभी मौका लगेगा, बहुत खाली टाइम होगा, कोर्स का प्रेशर नहीं होगा, आपको करके दिखा देंगे। अदरवाइज केस नंबर 4 जैसे मैं बता रहा हूं उसी को आप फोकस करिए, ठीक, नोट कर लीजिए। सीक्वेंस आपको पता ही है, मुझे नहीं बताना कहां से चलना है। केस नंबर 1, फिर केस नंबर 2, सारे के सारे ब्लॉक्स बिल्कुल अलग अलग हैं, कहीं कोई किसी के साथ मर्ज नहीं हो रहा। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, नाव और नदी की, रिवर बोट की, स्विमर रिवर की, जितनी प्रॉब्लम तुमको मिले, गोल्डन है ये, गोल्ड प्रॉब्लम्स हैं, डायमंड प्रॉब्लम्स हैं, और जो सोना और हीरा है ये रेयर आपको मिलेंगे, इसीलिए बुक्स में ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत कम मिलेंगी। एससी वर्मा में पेज नंबर होगा 53 और 54, पेज है 53, 54, और रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम है 45, 46, 47 और 48, जिसमें से कुछ रिवर बोर्ड की हैं, कुछ रिवर स्विमर की हैं। इन प्रॉब्लम्स को आप जो है बनाइएगा। तो ये इस पर्टिकुलर पर एससी वर्मा की प्रॉब्लम है, आप करें पहले, फिर कहीं कोई समस्या रहेगी तो बताइएगा। समस्या वैसे रहनी नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं बाइफरकेट कर दी गई हैं। केस 4 हैं, 4 केस का जो क्वेश्चन जहाँ पे सेट होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके मिलेंगे, केस 2 के और केस 3 के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केस 2 और केस 3 के मिलेंगे। सबसे रेयर और रेयर सिचुएशन क्वेश्चन की कहाँ मिलेगी, केस नंबर 1 और केस नंबर 4 में। तो यहाँ पर रिवर बोट प्रॉब्लम और यहाँ पर एरोप्लेन, और विंड प्रॉब्लम। देखते हैं कौन किसकी जगह को ले लेता है। रिवर बोट में जो फ्लो करता है, जो बहता है, वो वी आर है, और यहाँ पर वी विंड है, WIND विंड, RIVER रिवर, VR मतलब वी रिवर और VW मतलब वी विंड। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में वी रिवर है वहाँ वहाँ उस जगह पर वी विंड आ जाएगा। यहाँ पर होता है VB, VB माने बोट, और यहाँ पर होगा VA, VA माने एरोप्लेन।
एरोप्लेन। यहां पर होता है VBR, मतलब बोट वेलोसिटी रिलेटिव टू रिवर, और यहां पे क्या जाएगा VAW। क्या पढ़ेंगे भाई? एरोप्लेन वेलोसिटी, एरोप्लेन वेलोसिटी रिलेटिव टू विंड। ठीक, बाकी सारे फीचर्स वही लगा दोगे जो अभी तक तुम लगा रहे थे। अब विड्थ, जैसे विड्थ का मतलब क्या था? नदी के बहाव के परपेंडिकुलरली क्या बोलते थे? विड्थ। जो नदी का बहना है उसके परपेंडिकुलर जा रहे हो तो क्या बन गया? विड्थ। सिमिलरली जो बहती हुई हवा है उसके परपेंडिकुलर जब प्लेन जाएगा तो क्या बन जाएगा? विड्थ। ठीक है, और बहाव तुमको ढकेल के जहां अदर प्लेस पहुंचा देता था तो क्या बन जाती थी? ड्रिफ्टिंग। सिमिलरली हवा एरोप्लेन को जिधर ढकेल के पहुंचा देगी तो क्या बन जाएगा? ड्रिफ्टिंग। वो सारे केसेस फिर फिट कर लेना उसको, और कुल मिला करके चीज़ें तब और क्लियर हो जाएंगी जब आपके सामने क्या मिलेंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। है ग्रीन सिग्नल भाई सब तरफ से? तो लिखो क्वेश्चन। ए रिवर फ्लोज, क्वेश्चन लिखो, फेयर वर्क होना चाहिए ये। ए रिवर फ्लोज, FLOWS, फ्लोज एट 3 मीटर पर सेकेंड, एट 3 मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में लिख दो 300 मीटर वाइड। ए रिवर फ्लोज एट 3 मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में लिख दो 300 मीटर वाइड, मतलब रिवर की जो चौड़ाई है वो 300 मीटर है। फुल स्टॉप। ए मैन स्विम्स, SWIMS, स्विम्स मतलब तैरना। ए मैन स्विम्स अक्रॉस द रिवर विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मैं ये पूरी बात दोबारा पढ़ देता हूं। ए मैन स्विम्स अक्रॉस द रिवर with a velocity of 2 meter per second directed always perpendicular to the flow of current। current मतलब बहाव, flow of current, always perpendicular to the flow of current, current मतलब बहाव। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द मैन टू क्रॉस द रिवर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द मैन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, इन व्हाट डायरेक्शन डज ही एक्चुअली मूव। इन व्हाट डायरेक्शन डज ही एक्चुअली मूव रिलेटिव टू फ्लो, रिलेटिव टू फ्लो। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, हाउ फार, FAR, फार डाउन, हाउ फार डाउन, DOWN डाउन, द स्ट्रीम, हाउ फार डाउन द स्ट्रीम does he reach the opposite bank, does he reach the opposite bank, does he reach the opposite bank। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए।
मैं भी एक बार पढ़ देता हूँ, क्रॉस चेक कर लो कहीं कुछ मिस तो नहीं किया है। ए रिवर फ्लोज एट 3 मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में 300 मीटर वाइड, फुल स्टॉप। ए मैन स्विम्स अक्रॉस द रिवर विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्टेड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। और क्वेश्चन का पहला पार्ट है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द मैन टू क्रॉस द रिवर। दूसरा पार्ट है, इन व्हाट डायरेक्शन डज ही एक्चुअली मूव रिलेटिव टू द फ्लो। और तीसरा पार्ट है, हाउ फॉर डाउन द स्ट्रीम डज ही रीच द अपोजिट बैंक। देखो भाई, इस क्वेश्चन में W माने रिवर की विड्थ, VR माने रिवर का फ्लो, और जहां पे B होता था, B फॉर बोट, वहां पे आ गया है S फॉर स्विमर। तो अब आपने ये बता दिया कि ये केस 2 वाला केस है, केस 2 का केस है ना, आप ही ने तो बताया, क्योंकि आपको पता है कि थीटा 90 डिग्री की सिचुएशन में क्या सिचुएशन आई थी, मिनिमम टाइम वाला। अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में मिनिमम टाइम लिखा नहीं गया है, बट हम लोगों ने अपने इशारों में उसके समझ लिया। आपने जैसे ही पहचाना कि ये केस 2 का केस है, तो समय बराबर था W/VBR। पहले गलती करो फिर इंप्रूव करो। ये देखो VSR, तभी आदत बनेगी। बोट की जगह पर क्या आ गया, स्विमर। और W माने कितना है 300, और VSR कितना है 2, तो ये कितना आ गया 150 सेकेंड। 150 सेकेंड को मिनट बनाओ आंसर की मैचिंग के लिए, 60 मिनट, तो ये आ गया 2.5 मिनट। ठीक है। अच्छा, अब इस काम को दूसरे पार्ट में चलो। दूसरे पार्ट में तुमसे अल्फा पूछ रहा है। दूसरे पार्ट में तुमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा। देखो थीटा भी निकाल सकते हो तुम, कॉस थीटा। भाई देखो, जब आप इस सिचुएशन को, ये देखो VR है और S फॉर स्विमर ये है, और ये VSR है। क्वेश्चन में VSR हमेशा VR से क्या बनाता है, 90 डिग्री। तो इस पूरे एंगल को आप क्या कहते थे, थीटा, और इस अकेले को क्या बोलते थे, अल्फा। तो आपसे उसने क्या पूछा है, अल्फा भी पूछा है। या पूरा पूरा एंगल निकालना हो तो निकालो, अगर हम अल्फा निकालना चाहे तो कैसे मिलेगा। और उसने आपसे ड्रिफ्टिंग भी पूछी है। उसने देखो लास्ट में पूछी है कि हाउ फार फ्रॉम डाउन द स्ट्रीम डज ही रीच द अपोजिट बैंक। मतलब इसका ये है कि भाई यहां से ये चला वो यहां से था, जब वो यहां पहुंचा तो ये पता चला कि वो यहां पर है, तो कितना डाउन आ गया नीचे। डाउन का मतलब ड्रिफ्टिंग है बेटा, यहां पर ड्रिफ्टिंग भी पूछी है। तो ड्रिफ्टिंग क्या होता है, फार्मूला ड्रिफ्टिंग का इस केस में, ड्रिफ्टिंग का फार्मूला होता है VRW/VBR। VR कितना है 3, W कितना है 300, VBR कितना है 2, कितना आ गया 450 मीटर। ये तो ड्रिफ्टिंग आ गई। अब इस पॉइंट पर जरा गौर करें कि उसने जो आपसे पूछा है, इन व्हाट डायरेक्शन डज ही एक्चुअली मूव। एक्चुअली का मतलब हो गया स्विमर जो है वो कितनी ताकत से, ये स्विमर एक्चुअली मूव कर रहा है। एक्चुअल का मतलब है रियलिटी। ये क्या है, स्विमर का हालचाल रिलेटिव टू रिवर, और ये क्या है, स्विमर का हालचाल रिलेटिव टू ग्राउंड, और यही एक्चुअल है। तो स्विमर एक्चुअली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर हम यहां से पूरा निकालें तो थीटा बनेगा वो, लेकिन अगर हम इसको अल्फा निकाल लें तो अल्फा कैसे मिलेगा भाई, अल्फा कैसे निकालोगे, साइन अल्फा कैसे निकालोगे। अरे देखो ऐसे चलो ना, ये अल्फा निकालना है, ये अल्फा निकालना है तुम्हें, तो सामने वाले को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग कितनी है 450, और ये वाला क्या डायमेंशन है, रिवर की विड्थ कितनी है 300, तो tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यार यही तो ड्रिफ्टिंग होगी ना,
ये ड्रिफ्टिंग होगी, ये कितना है 300 मीटर। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 450 अपॉन में 300, 3 एंड 2 1.5। अब ये देखना पड़ेगा कि tan अल्फा 1.5 किसके पास है। tan अल्फा की वैल्यू 1.5 कितने डिग्री पर है,